हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर, जिसमें आप लोग को यूपी पॉलिटेक्निक 2020 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं क्या है आपके लिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानक सेकंड। मानक सेकंड क्या होता है, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। जैसा कि आप लोग देखते हैं एक सेकंड का जो टाइम है वो किसी ना किसी एक इमेजिनेशन किया गया होगा। तो ये इमेजिनेशन है क्या? तो जो इमेजिनेशन किया गया है वो एक परमाणु घड़ी है, जिसमें सीजियम 133 ये इसका क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 91, 92, 63, 1770 बार कंपन करने में लगा समय, यानी इतनी बार कंपन करने में जो समय लगता है वो एक सेकंड के बराबर होता है। अब आइए इस सेकंड में हम थोड़ी चीजें और जानेंगे कि समय के बड़े व छोटे मात्रक और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बड़े मात्रक और छोटे मात्रक में हम सबसे पहले छोटे मात्रक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पिको सेकंड बराबर होगा कितने के, 10 की घात माइनस 12 सेकंड के। उसके बाद दूसरा यहां पर बात की जाएगी 1 नैनो सेकंड की। किसकी? 1 नैनो सेकंड की। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 सेकंड। इसके बाद जो तीसरा बात करते हैं कितने सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 की घात माइनस 6 सेकंड। और इसके बाद बात करते हैं 1 मिली सेकंड। बराबर 10 की घात माइनस 3 सेकंड होता है। तो आपने देखा कि सीजियम 133 परमाणु द्वारा 91, 92, 63, 1770 बार कंपन करने में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है, मानक सेकंड कहलाता है। अब हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम जो बना वो किस बेसिस पर वर्क कर रहा है, यानी सिद्धांत कैसे कैसे काम करते हैं। तो 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान है, यानी 1 किलोग्राम इतने परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए हम इसमें परमाणु के जो द्रव्यमान है उनके बड़े और छोटे मात्रक देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम, तो 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की घात माइनस 6 ग्राम। और यहां पर कह देंगे अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो 10 की घात 6 गुणे माइनस 3 ग्राम, यानी यहां पर आ जाएगा 10 की घात माइनस 9 किलोग्राम। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं 10 की घात माइनस। इसके बाद देखिए आप लोग की बुक में कुछ एरर हैं, उस पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। बुक से अगर देख रहे हैं तो वहां पर। अब आइए हम ये म्यूजी भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम यानी बात हो गई 10 की घात माइनस 3 ग्राम से, और फिर इसको अगर केजी में बदलें तो 10 की घात माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 केजी, यानी ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम। इसके बाद बात करते हैं 1 ग्राम की। तो 1 ग्राम बराबर 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 कुंटल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कितने की, 1। तो 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। और यहां पर बात आती है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 की घात कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो ये सबसे बड़ा मात्रक है और ये सबसे छोटा मात्रक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं यथार्थता पर। यथार्थता जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का इन द सेंस क्या होता है? जैसे अभी आपसे कहा गया कि आप मोटरसाइकिल उठाए और चलना शुरू कर दिया। अब मोटरसाइकिल उठाए चलना शुरू कर दिया तो आपके पहिए ने जितना टर्न लिया वो पहिया अपने टर्न के अकॉर्डिंग आपके मीटर पर शो करता रहता है, कितने मीटर हम चले, इतने मीटर हम चले। फिर आप बता देते कि हमारी गाड़ी इतनी दूरी तक गई है, ठीक है, जिसमें आपका पहिया मेजर करता है। लेकिन यहां पर जब बात आती है यथार्थता की, तो यथार्थता का मतलब यह होता है कि एकदम परफेक्ट वैल्यू, यानी अगर आपने 1 मीटर चला तो 1 मीटर। अब हमने कहा कि इसको मापो, तो आप पहले क्या लेकर आए? एक बहुत बड़ा वाला मीटर लेकर आए। अब इसको मापे तो बताइए भाई 70 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब हम कहा छोड़ो, इसको एक बड़ी वाली पटरी से मापो। बड़ी वाली पटरी से जब आपने मापना शुरू किया तो बड़ी वाली पटरी से मापे तो आप कहें सर ये 70.2 सेंटीमीटर का है, ठीक। फिर हमने कहा कि और इसको यथार्थ करो, यानी और इसको शुद्ध करो, तो आपने इसको क्या कहा कि 70.23 मीटर का है। फिर हमने कहा इसको और शुद्धतम मापो, तो आपने कहा 70.231। यानी यथार्थता का मतलब क्या होता है? यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। यानी किसी भी मापन में कितने सार्थक अंक हो सकते हैं, ये उसका बोध कराती है। क्या है? आपकी यथार्थता, एक्यूरेसी। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, तो यहां से जो हमने ये फिनोमिना किया, नमूना जो आपके सामने रखा, इससे आप क्या सीख पा रहे हैं? कौन सी वैल्यू ज्यादा यथार्थ होगी? तो आप कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे वो ज्यादा यथार्थ होगी। यानी आप ये कहेंगे 70.231 सबसे ज्यादा क्या होगी? यथार्थ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हर एक लास्ट डिजिट तक इसका मापन किया गया है, और ये होना भी चाहिए। जितने ज्यादा इसमें अंक उपस्थित होंगे वो मेजरमेंट उतना ही परफेक्ट होगी, उतनी ही सही होगी। तो सार्थक यथार्थता क्या बताती है? किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी संख्या के वास्तविक मान के निकट है, ठीक है। अब आपसे कह दिया 70, तो आपने कहा हाँ ये लगभग 70 ही होगा। फिर हमने कहा 70.2, तो आपने कहा हाँ लगभग, अब ये थोड़ा सा और ज्यादा सही है। फिर आगे बढ़े तो 70.23, फिर उसके बाद जब लास्ट मेजरमेंट हुई तो 70.213 ये बताया कि लगभग ये वास्तविक, इसकी रियल जो इस लाइन की वास्तविक वैल्यू है उसके लगभग क्या है? निकट है। बात समझ में? अब आपके सामने ये समस्या आ गई, सार्थक अंक क्या होते हैं? आपने यथार्थता समझा, अब यथार्थता में अगर आपको कोई सार्थक अंक बता दे तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो सार्थक अंक को हम कहते हैं, ये रिजल्ट लिखा रहने दीजिए, भी आपके काम आएगा। सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी माप को जितने शुद्ध अंकों में प्राप्त किया जा सकता है वह उसके क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो अब इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है? ये। तो कितने अंकों में इसको प्राप्त किया गया? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 5 सार्थक अंक होंगे। तो आपने देखा कि इसमें 5 सार्थक अंक हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आगे सीखेंगे सार्थक अंक के नियम। तो आइए बोर्ड स्क्रीन पर हम सार्थक अंक के नियम की ओर। तो हम लोग सार्थक अंकों पर पहला नियम सीखने जा रहे हैं। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, हम बार बार इसलिए लिख देते हैं कि आपका टाइम जाया ना हो और वीडियो में समय बहुत कम लगे आपको समझने के लिए। तो यहाँ है, संख्या में प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे जितने भी अंक होंगे वो सब सार्थक अंक में आएंगे। तो यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो ये इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दशमलव का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 23.68, 2.368 और 236.8। अब इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। अब तीनों संख्याओं को अगर ध्यान से देखें तो तीनों संख्याओं में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। यानी दशमलव आगे किए जाएं या पीछे किए जाएं
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरे नियम की ओर चलते। तो अब अगले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे नियम आपको सवाल में समझने में ज़्यादा समझ में आएंगे, लेकिन पहले इस नियमों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हम बता दे रहे पहले नियमों को समझिए। दशमलव युक्त व दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में आने वाले अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे दशमलव इसमें नहीं है और इसमें दशमलव है, तो सभी अंक जो होंगे सार्थक होंगे। इसको समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद अगला नियम देखते हैं। दशमलवहीन संख्या में, यानी जिसमें दशमलव नहीं है, अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी दाईं ओर इन द सेंस हमारे इस साइड पे। अब बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ऐसे 0 दिया है तो अब आप क्या कहेंगे? कितने इसमें सार्थक अंक हैं? इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5, और ये शून्य काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि निर्धारित है मान, जैसे दे दिया गया इतने सेकंड, इतने मीटर, तब ये सभी अंक को हम सार्थक अंक में लेंगे। तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3। समझ रहे हैं आप बात को? इसके बाद यहाँ है अशून्य अंक दाहिनी ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे अब यहाँ दशमलव के पहले के जितने भी अंक होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे, यानी ये सभी सार्थक अंक। अब यहाँ पे किसी ने 2 लिख दिया, तब इसको भी काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लगा है तो हम इतने ही अंकों को लेंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगला जो है, दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु, क्या गिरा? दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य, देखिए कोई, इसको कर दीजिए, मार्कर गिर गया, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो अब वो क्या हो जाएगा? उसमें अगर इसमें पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो जितने भी अंक अशून्य, अशून्य मतलब शून्य ना वाले, जिसमें कोई संख्या हो, वो सभी सार्थक अंक में आएंगे। यहाँ कितने सार्थक अंक? 4, और यहाँ कितने सार्थक अंक आ जाएंगे? 3 अंक। तो आइए अब हम कुछ सवाल आपको देते हैं जो आप लोग अपने कॉपी पर करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर करेंगे। ठीक है, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन या अबाउट वाले पेज पर दिया गया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, नियम भी हटा देते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको देखना है और आंसर करना है, 0.205 में कितने सार्थक अंक होंगे? दूसरा पार्ट, इन 3 सवाल को तो हम ही बताएंगे। 86400 सेकंड में कितने सार्थक अंक होंगे? तीसरा 1.003 में कितने सार्थक अंक होंगे? 3 यानी 0.0069 में कितने सार्थक अंक होंगे? पहले बच्चों आप लोग समझ लें कितने सार्थक अंक होंगे। देखो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3। दशमलव के आगे वाले सार्थक अंक नहीं काउंट करेंगे। अगर यहाँ कोई संख्या होती तो काउंट करते। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। जब कहीं मात्रक वगैरह लग जाए पीछे तो आप याद रखिएगा सभी अंक सार्थक हो जाएंगे। जहाँ कितने हो जाएंगे? 5। अब यह चाहे कुछ भी दिया, 10,000 मीटर, 4,000 लीटर, 3,000 मीटर, कुछ भी दिया हो, सब कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक में होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे, और यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे। अब आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं जो आपके दिमाग में एक्सेप्शन के रूप में होता है। यानी यहाँ पर अगर आपको दे दिया 8.00, अब आपके मन में आएगा कि इसको लिया जाए, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर 8.0 लिखा है तो फिर आपको एक ही सार्थक अंक बोलना है। लेकिन 8.00 अगर लिख दिया गया तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सार्थक अंक क्या होंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर सिंगल 0 तो 1, और जब डबल 0 तो कितने हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक चल रहे हैं कोटिमान पर।
ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया था, इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करके आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में अगर नहीं भेज सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें और इसका आंसर जरूर करें, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कोटिमान। तो स्टार्ट करते हैं कोटिमान। तो हम लोग कोटिमान देख रहे थे। परिणाम की सुगमता को दर्शाना ही क्या कहलाता है? कोटिमान कहलाता है। कोटिमान को हम a क्रॉस b की पावर n के पदों में रखते हैं और जहां a का मान 10 से छोटा व 1 से बड़ा होता है। अब बात आती है ये रूट 10 3.16 हमने क्यों लिखा है, आइए इसको समझते हैं। कोटिमान का अर्थ होता है किसी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना, यानी 10 की पावर के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? कोटिमान कहलाता है। अब बच्चों आपके समझने के लिए, अगर किसी संख्या में जो a है, a का मान अगर 3.16 के बराबर है तो 10 की घात में हम क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, a का मान अगर 3.16 के बराबर है तो हम n की पावर में 1 जोड़ देते हैं। यदि a का मान 3.16 से बड़ा है, इस स्थिति में भी 10 के पावर n में 1 जोड़ देते हैं। और यदि a का मान 3.16 से छोटा है तो इस स्थिति में 10 की पावर n में 1 नहीं जोड़ते हैं, उसको वही छोड़ देते हैं। अब इस समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना होगा। जैसे दे दिया 1.44 गुणे 10 की घात 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.44, अगर इसका कोटिमान निकालना है, कोटिमान, तो आप यहाँ पर देखेंगे 1.44 3.16 से छोटा है। अगर छोटा है तो अब हम घात पर नहीं जोड़ेंगे, यानी ये वाला रूल लगाएंगे, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दे दिया गया 4.42 गुणे 10 की घात 7 का कोटिमान, अब क्या होगा? अब इस स्थिति में कोटिमान में ये 3.16 से बड़ा दिख रहा है, ये वाला मान 3.16 से बड़ा दिख रहा है, यानी n की पावर में 1 जोड़ेंगे तो 10 की घात 7 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ कोटिमान हो जाएगा 10 की घात कितना? 8 हो जाएगा कोटिमान, ठीक। अब अगला पार्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 4 गुणे 10 की घात 2 है या -2 है, ये आपके दिमाग में एक्सेप्शन होगा। तो 4 की घात -2 है तो हम इसको क्या कहेंगे? 4 3.16 से बड़ा है, तो अब आप क्या करेंगे? 10 की घात -2 में 1 जोड़ेंगे तो 10 की घात -1 आ जाएगा। कुछ बच्चों के सामने ऐसे क्वेश्चन पूछने पर उनके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। अब ऐसे 5, तो सबसे पहले इसको घात में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कर लीजिए। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -3। अब इसका तो कोटिमान निकाल सकते हैं। अब इसका कोटिमान निकाल देंगे 10 की पावर -3 + 1, क्योंकि ये 5 3.16 से बड़ा है और इसका आंसर आ जाएगा 10 की घात -2। तो अब आप प्रश्नावली के सवालों को हल करें। हम इसके बाद अगले लेक्चर में इस लेसन को समाप्त कर देंगे और आप लोगों के सामने जितने भी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उसके ऑडियो लेक्चर के माध्यम से उसका सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आप बने रहें हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, उम्मीद करते हैं अच्छा तो लगेगा ही, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कर दें और 11th के स्टूडेंट्स के पास भी शेयर कर दें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।